हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सूद स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं भारत का भूगर्भिक संरचना। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे? भारत की भूगर्भिक संरचना। ये हम लोग भाग 3 देख रहे हैं, यानी भाग 1, भाग 2 और भाग 3, यानी भारत की जो भूगर्भिक संरचना थी हम लोगों ने क्या किया है, चैनल पे अपलोड कर दिया है। जाकर कृपया करके जो भाई नहीं देखे हैं कृपया करके जाकर देख ले, ठीक है। तो इसके पहले भाई हम लोग यानी भारत की भूगर्भिक संरचना में आपका ज्योग्राफी का 7वां नंबर जो आपका वीडियो है, ज्योग्राफी में जो भी हमने 6-7 वीडियो अपलोड किया है, उसमें 7 नंबर जो वीडियो है आपका, जो इसके पहले हमने वीडियो अपलोड किया है उसको जाकर देख लीजिए। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसमें हम लोगों ने पढ़ा था आर्कियन क्रम की चट्टानें, धरवार क्रम की चट्टानें और कुडाप्पा क्रम की चट्टानें, यानी 3 चट्टानें जो थी वो क्या हो गई थी, लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें हम लोगों ने एक ट्रिक देखा था, यानी आधार कार्ड बिगाड़ दो। क्या बिगाड़ दो ये जी? आधार कार्ड बिगाड़ दो। तो आधार कार्ड बिगाड़ने के चक्कर में हम क्या क्या देख लिए थे यहाँ पर, यानी अ से हो जाएगा आर्कियन क्रम की चट्टानें, धार से हो जाएगा धरवार क्रम की चट्टानें, और का से हो जाएगा आपका कुडप्पा क्रम की चट्टानें, वी से हो जाएगा आपका विंध्य क्रम की चट्टानें, और गा से हो जाएगा गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और 2 से हो जाएगा दक्कन ट्रेप। यानी 6 प्रकार का जो नाम है, यानी जो प्रमुख रूप से भारत में पाए जाते हैं। तीन के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, इसके अगली वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आज जो इसका जो भाग बचा हुआ है, यानी गोंडवाना क्रम की चट्टानें और विंध्य क्रम की चट्टानें, उसके बाद दक्कन ट्रेप, इस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला जो आपका चौथा नंबर है, यानी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें की विशेषता आखिर क्या है? हम लोगों ने जो देखा था पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें, तो आर्कियन की चट्टानें जो थी, एक बार तो हम फीडबैक ले रहे हैं, यानी जो पहले पढ़े हैं, यानी आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में क्या था जी? तो आर्कियन की चट्टानों में हम लोग देखे थे कि पृथ्वी जैसे ही ठंड होती है, यानी पृथ्वी के तुरंत यानी ठंड होने के परिणाम स्वरूप किसकी उत्पत्ति हुई थी? आर्कियन क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति हुई थी। और एक प्रकार का ये आग्नेय चट्टान था। कौन? आर्कियन क्रम की चट्टानें, ठीक है। और आग्नेय क्रम की चट्टान यानी लगभग पूरे पृथ्वी पर कितना 86.7% भाग पर क्या फैला हुआ है, सबसे ज्यादा यानी पृथ्वी पर फैला हुआ है। तो आपका आर्कियन क्रम की चट्टान है, और सबसे प्राचीन यानी बोल सकते हैं क्या आध महाकल्प में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ये हम लोग पढ़े थे, कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। वहां पे और किन किन राज्यों में पाए जाते हैं, तो उसके लिए हमने ट्रिक भी बताया था, आपको याद होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका धरवार क्रम की चट्टान, तो यानी आर्कियन क्रम जो चट्टान है, इसी के आपका क्या बोल सकते हैं, अपर्दन एवं निक्षेपण के परिणाम स्वरूप यानी धरवार क्रम की चट्टानों का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, ठीक है। यानी आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण के परिणाम स्वरूप आपका निर्माण हुआ धरवार क्रम की चट्टानें, और उसके अपर्दन एवं निक्षेपण के परिणाम स्वरूप आपका कुडप्पा क्रम की चट्टानें की उत्पत्ति हुई थी। हम लोगों ने देखा था कि धरवार आखिर नाम क्यों पड़ा, तो सबसे पहले यानी धरवार जिले में पाया गया, इसलिए इसका नाम धरवार पड़ा। और ये कुडप्पा जिले में, आंध्र प्रदेश का कुडप्पा जिला है, यहाँ पे ये पाया जाता है, सबसे पहले देखा गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कुडप्पा क्रम की चट्टानें रखा गया। इसके बारे में पूरा विशेष रूप से हम जानकारी हासिल कर चुके थे, यानी कहाँ कहाँ पाया जाता है और किन किन राज्यों में पाया जाता है, और इस चट्टान की प्रमुख विशेषता क्या है, और यहाँ पर कौन कौन से धातुएं पाई जाती है, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो इसके बारे में हम देख लिए हैं। आज हम देखेंगे यानी गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ठीक है। कौन सी क्रम की चट्टानें? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता ये होगी कि इनका जो निर्माण हुआ, इनका यानी गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है, इनका जो आपका निर्माण होता है, ये कार्बोफेरस से जुरैसिक महाकल्प में होता है। कार्बोफेरस से लेकर यानी जुरैसिक महाकल्प के बीच में क्या हुआ था, यानी आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति हुई थी। किस काल से कब तक? यानी जुरैसिक, ठीक है। कार्बन फेरस से लेकर कब तक? यानी जुरैसिक। यहां पर लिख सकते हैं, एक एक टॉपिक को हम लोग लेकर चल रहे हैं। यहां पर क्या होगा? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। देखिए, गोंडवाना क्रम की चट्टानें की प्रमुख विशेषता क्या होगी कि भाई ये सबसे पहले किस काल में हुआ, तो ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरैसिक युग। क्या होगा जी? ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरैसिक युग के बीच में क्या हुई थी, इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरैसिक
युग, ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरैसिक युग में या युग के बीच इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये बिंदु याद रखना है कि गोंडवाना काल, अब गोंडवाना काल आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी गोंडवाना काल के जो या गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं ये स्पष्ट रूप से यानी जो नदी मुहाने पर इसका क्या हुआ था, नदी के मुहानों पर क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका दामोदर नदी है, ठीक है, ये आपका दामोदर नदी घाटी है, तो दामोदर नदी घाटी में यानी नदी घाटियों में ये पूर्ण रूप में बोल सकते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें क्या हुई है, विकसित हुई है। ठीक है, सबसे पहले कि यह किस युग में इसका विकास हुआ है, तो हम बोल सकते हैं ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर जुरैसिक युग के बीच। क्या, ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर जुरैसिक युग के बीच में क्या हुआ था, गोंडवाना क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति हुई है। और दूसरी विशेषता इसकी ये है कि भाई जो आपकी गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं ये एक प्रकार की नदी घाटियों में विकसित हुई है। कहां पर विकसित हुई है, तो नदी घाटियों में विकसित हुई है आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। क्योंकि यहां पर देखिएगा थोड़ा सा एक बार गंगा नदी की देखिए, ये आपका गंगा नदी है, सपोज दैट यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, ये उत्तराखंड से ये गंगा नदी निकल रही है और निकलने के बाद आपका पश्चिम बंगाल में जैसे ही आती है, तो पश्चिम बंगाल में आने के बाद इसकी ये दो वितरिकाओं के द्वारा क्या हो जाती है, फैल जाती है। एक यहाँ पर चला जाता है और एक हुगली जो नदी है आपका, ये जो बांग्लादेश में चली जाती है पद्मा के नाम से जानी जाएगी, और एक हुगली। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हुगली नदी के किनारे पर अवस्थित है आपका कोलकाता। ठीक है, तो ये आपका गंगा नदी है। तो गंगा नदी में एक आपके झारखंड से नदी आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, दामोदर। यानी यहाँ पर देखिएगा दामोदर नदी आकर क्या होगी, यानी दामोदर नदी जो है आपका आकर मिलती है कहाँ पर, ये आपका गंगा नदी में, ठीक है, या हुगली में। ठीक है, तो ये जो आपका एक तो हो गया क्या, ये हम देख सकते हैं कौन सी नदी है, दामोदर नदी। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये दामोदर नदी घाटी में विकसित हुआ है। कौन सी नदी घाटी, दामोदर, यहाँ पे हो जाएगा आपका दामोदर नदी घाटी में क्या हुआ है, इसका विकास हुआ है। ठीक है, और दामोदर के पास हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे महानदी है। ठीक है, महानदी जो आपका निकलती है यहाँ पे महानदी, तो देखिएगा महानदी घाटी से वही क्या हुआ है, इसका ये महानदी घाटी में इसका विकास हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं महानदी घाटी में भी ये बना है, महानदी घाटी। ठीक है, और ये जो आपको क्षेत्र के दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कौन सी नदी निकलती है जी, तो ये एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या, एक तो आपका हो गया ये महानदी, दामोदर हो गया, महानदी हो गया, और ये आपका है गोदावरी नदी घाटी नदी। ठीक है, ये आपका हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि जहां जहां नदी घाटी का विकास हुआ है वहां पर क्या हुआ है, यानी गोंडवाना क्रम की चट्टानों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो हम बोल सकते हैं क्या है कि नदियों के तलछटों के जमाव के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। और इसमें एक विशेषता ये है कि हम जितने भी देख रहे थे, आर्कियन क्रम की चट्टानें हो गई, धरवार क्रम की चट्टानें हो गई, कोटापा क्रम की चट्टानें हो गई, इसमें जो है आपका अवशेष नहीं पाया जाता था। ठीक है, जीवाश्म का अवशेष नहीं पाया जाता था, लेकिन जो आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं इसमें यानी जीवाश्मों का अवशेष पाया जाता है। ये बात यानी खासकर इंपॉर्टेंट है कि आपका गोंडवाना क्रम की जो आपकी चट्टान है यहाँ पर क्या पाई जाती है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जीवाश्मों का यानी जो आपका होता है साक्ष्य यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, जीवाश्म पाए जाते हैं कहाँ पर, यानी गोंडवाना क्रम की चट्टान में। बाकी इसके पहले जितने भी चट्टान थे उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते थे। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, दूसरी बात आपको याद ये रखना है कि ये इन क्षेत्रों का यह देख सकते हैं, खासकर बोल सकते हैं कि यानी जो आपके गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं इनका विकास जो हुआ है नदी घाटी में ही हुआ है, खासकर अधिकतर यानी नदी घाटियों में ही हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो नदी घाटियों में हुआ है। कुछ क्षेत्रों में जैसे यहाँ पर देखिएगा आपका सिक्किम में, तो सिक्किम में भी ताप्ती नदी है। यहाँ पर देखिएगा ताप्ती नदी, ये ताप्ती नदी यहाँ से आपका निकलती है सिक्किम से, और ये फिर ताप्ती नदी भी आकर क्या मिलती है, यानी देखेंगे कि ताप्ती नदी आकर बांग्लादेश में मिलती है ना जी। ये आपका गंगा की जो आपका पद्मा है इसमें आकर मिल जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, तो ताप्ती नदी यहाँ तो सिक्किम में भी यह क्या हुआ है, थोड़ा सा हल्का फुल्का यानी थोड़ा सा जो है आपका सिक्किम नदी में भी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या हुआ है, विकास हुआ है।
ये देख लेना है। कुछ भाग जो है असम में भी आपका दिखाई देता है और कुछ जम्मू कश्मीर में दिखाई देता है। ये इसके प्रमुख जो क्षेत्र पूछ दे कि यानी प्रमुख रूप से यानी गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास कहाँ हुआ है, तो दामोदर नदी घाटी हो गया, दामोदर नदी घाटी हो जाएगा, महानदी घाटी हो जाएगा और गोदावरी नदी घाटी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ है, इसका परिपूर्ण रूप से विकास हुआ है। बाकी यानी अन्य क्षेत्रों में तो असम हो जाएगा, आपका सिक्किम हो जाएगा और जम्मू कश्मीर में भी यानी कश्मीर में भी इसका क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो विशेषता नंबर 1 हम लोग क्या लिखे थे, विशेषता नंबर 1 में लिखे थे कि यानी गोंडवाना क्रम की चट्टानों की प्रथम विशेषता क्या होगी, तो उत्तरी कार्बोनिफेरस से क्या नाम था, उत्तरी कार्बोनिफेरस से जुरैसिक युग के बीच में क्या हुई थी, इसकी उत्पत्ति हुई थी। दूसरी विशेषता हम क्या लिख सकते हैं, तो दूसरी विशेषता हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि इसका निर्माण देखा जाए तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि इसमें अवशेष पाया जाता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें यानी जीवाश्मों का अवशेष पाया जाता है। इसमें जो है जीवाश्मों का अवशेष पाया जाता है, अवशेष पाया जाता है। ये इसकी दूसरी विशेषता हो जाएगी। ठीक है, यानी गोंडवाना क्रम की चट्टान यानी सबसे पहला क्या है कि उत्तरी कार्बोनिफेरस से लेकर जुरैसिक युग के बीच में इसकी उत्पत्ति हुई थी और इसमें जीवाश्मों का अवशेष पाया जाता है। और तीसरा हम देख सकते हैं कि इसका निर्माण जो है घाटियों में हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर हुआ है जी, तो घाटियों में हुआ है। जैसे दामोदर नदी घाटी है, महानदी घाटी है और गोदावरी नदी घाटी है, ये 3 घाटियां हैं। तो प्रमुख रूप से कहाँ पर देखे जा रहा है, यानी अधिक मात्रा में हम देख सकते हैं कि गोदावरी ये आपके नदी घाटियों में ही क्या हुआ है, इसका विकास हुआ है। तो ये भी लिख सकते हैं इसकी विशेषता में कि ये प्रमुख रूप से नदी घाटियों में इनका विकास हुआ है। प्रमुख रूप से ब्लैक से ही लिखिए, प्रमुख रूप से इनका विकास नदी घाटियों में ही हुआ है, नदी घाटियों में हुआ है। ठीक है, प्रमुख रूप से इनका विकास कहाँ पर हुआ है, नदी घाटियों में हुआ है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे में कौन कौन सी नदी घाटी हो जाएगा, जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, महानदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी। ठीक है, तो प्रमुख रूप से इसका फैलाव कहाँ पर हुआ है, तो महानदी देखिएगा झारखंड में आपका दामोदर नदी बहती है, यहाँ पर उड़ीसा में हम देखेंगे महानदी बहती है और यहाँ पर आपकी गोदावरी नदी बहती है। तो आप देख सकते हैं कि दामोदर नदी, महानदी और गोदावरी नदी घाटियों में क्या हुआ है इसका, यानी प्रमुख रूप से क्या हो सकता है, हम देख सकते हैं कि प्रमुख रूप से इनका जो विकास हुआ है वो नदी घाटियों में ही खासकर हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा हम देख सकते हैं यानी इसको विकास तो हम देख लिए कि अधिकतर ये कहाँ दामोदर नदी घाटी, उसके बाद आपका महानदी घाटी और तीसरा हो जाएगा गोदावरी नदी घाटी। तो ये 3 क्षेत्रों में क्या हुआ है, पूर्ण रूप से देखा जाए तो ये विकसित हुए हैं। और इसके अलावे ठीक है, इसके अलावा ये कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं, इसके अलावा देखा जाए तो महानदी, गोदावरी और विस्तार लिख लीजिए। यहाँ पे विस्तार में हम क्या क्या है, मतलब ये कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, तो हम तो एक देख ही सकते हैं। क्या इसके लिए एक ट्रिक बना हुआ है, ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, और एक आपका ट्रिक हो जाएगा इसके लिए क्या, तो हम देख सकते हैं खासकर इसके लिए एक ट्रिक बनाया है जिसका नाम है आपका बोल सकते हैं क्या, जैसे कि 10 के 80 रामद। क्या होगा, 10 के 80 रामद। हुआ ये कि एक व्यक्ति थे, जैसे राम, उनका नाम क्या था, राम था। राम ने क्या किया कि सोहन से या मोहन से, कोई भी एक व्यक्ति मान लीजिए, ठीक है, या राम ने हमसे मान लीजिए क्या किया, 10 रुपया उधार लिया। हम मान लीजिए सूद चलाते हैं, ठीक है, राम ने हमसे 10 रुपया उधार लिया, हम सूद चलाते हैं, और 10 रुपया के बदले में यानी साल भर के बाद, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद हम उससे क्या मांग रहे हैं, 80 रुपया मांग रहे हैं। तो वही व्यक्ति कहेगा कि भाई 10 रुपया आप ले लो, लैयात बनू,
अरे भाई 5 साल पहले 10 रुपया लिए थे आप, याद है? तो 5 साल पहले आप 10 रुपया लिए थे तो उसका सूद मोड़ जोड़ के कितना हो गया है? 80 रुपया आ गया। तो इब्राहिम 10 का कितना दो? 80 दो। याद रखना है ये, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या हुआ है, इनका विस्तार हुआ। तो वैसे भी आपको इसमें खासकर ट्रिक की आवश्यकता नहीं भी होगी, लेकिन फिर भी अगर न याद हो तो ट्रिक को हम क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 10 के 80 राम द। तो यहाँ पे लिख देना है 10 के 80 राम द। 10 के 80 राम द। 10 के 80 राम द। अब देखिए 10 के 80 राम द मतलब क्या हो जाएगा? अब देखिए 10 से क्या हो जाएगा? दामोदर नदी घाटी हो जाएगा जी। देखिए तो दामोदर नदी घाटी यहाँ पे लिख सकते हैं ना, दामोदर नदी घाटी में क्या हुआ है? इसका विस्तार है, दामोदर घाटी में पाया जाता है। और 100 से क्या हो जाएगा? देखिए तो 100 से सिक्किम है, यहाँ पर सिक्किम में भी ये पाया जाता है, तो सिक्किम हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क है, तो क से देखिए तो कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में थोड़ा सा ये भाग पाया जाता है, तो कश्मीर में भी लगभग इसका विस्तार है। अ है, अ से असम में देखिए तो यहाँ पे असम में भी क्या है? इसका विस्तार है, तो हम असम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्या हो गया? सी। 100 से और कोई स्थान था क्या? ये हो गया सिक्किम। तो ये सिक्किम लगभग लिख चुके हैं यहाँ पर हम लोग। उसके बाद देख सकते हैं सी से सिक्किम हो जाएगा। और आपका सतपुरा पर्वत जो है, सतपुरा पर्वत के पास भी इसका विस्तार है, सतपुरा पर्वत। तो यहाँ पे सतपुरा पर्वत लिख लिया जाए। सतपुरा में भी इसका विस्तार है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका सिक्किम। ठीक है, ये हो जाएगा राजमहल। राजमहल, राजमहल में भी क्या है? इसका विस्तार हुआ है। और दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, म से यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग। म से हो जाएगा महानदी घाटी, महानदी घाटी। और द से दामोदर नदी घाटी। दिखाई नहीं दे रहा होगा, दामोदर नदी घाटी। तो याद रखना है बस, ये एक आसान सा ट्रिक था। यानी राम ने क्या लिया था? किसी से 10 रुपया कर्ज लिया था। राम ने किसी से 10 रुपया कर्ज लिया था, और कुछ दिनों के बाद उन्हें कितना देना पड़ गया? 80 रुपया देना पड़ गया। तो वो व्यक्ति जाता है, तो राम तो भूल ही गए थे कि हमको पैसा किसी से लिए तो देना भी पड़ेगा। तो वो जाते हैं और क्या कहते हैं? बोलते हैं कि 10 के 80 राम द। ठीक है, यानी 10 का कितना हो गया है? 10 का 80 हो गया है। राम आप क्या कीजिए? हमको दीजिए। ठीक है, 10 के 80 राम द, यानी 10 से दामोदर नदी घाटी, 100 से सतपुरा पर्वत के आसपास ये पाया जाता है, और के से कश्मीर में पाया जाएगा, अ से असम पाया जाएगा, सी से सिक्किम पाया जाता है, रा से राजमहल में पाया जाएगा, म से महानदी घाटी में पाया जाएगा, द से दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिया जाए क्या क्या। यहाँ पर देखिए तो क्या क्या है आपका? दामोदर घाटी है, दामोदर घाटी है। विस्तार देखा जाए तो दूसरा सतपुरा है, सतपुरा में इसका विस्तार हुआ है। तीसरा हम देख सकते हैं कश्मीर में भी कुछ भाग में क्या होता है? पाया जाता है। चौथा हो जाएगा असम में भी ये पाया जाता है, असम में भी पाया जाता है। और सिक्किम में भी इनका कुछ भाग में विस्तार है। सिक्किम के बाद आपका राजमहल हो जाएगा, और राजमहल के बाद महानदी में भी ये फैला हुआ है। और एक हो जाएगा आपका दामोदर नदी घाटी। महानदी घाटी कर दीजिए, महानदी घाटी और दामोदर नदी घाटी। ठीक है, ये देखिए
ये विस्तार हो गया। लेकिन प्रमुखता पूछे तो प्रमुख रूप से आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है, दामोदर नदी घाटी में पाया जाएगा, महानदी घाटी में पाया जाएगा और गोदावरी नदी घाटी में पाया जाएगा। ये 3 प्रमुख है। बाकी आपका ये हम देख सकते हैं जो आपका क्या है, ये जो सतपुरा है, ये अभी कम मात्रा में पाया जाता है, कश्मीर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, असम में बहुत कम मात्रा में, सिक्किम में बहुत कम मात्रा में, राजमहल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ज़्यादा जो पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाएगा तो रेड वाला याद रखिएगा, दामोदर नदी घाटी में सबसे अधिक है, महानदी घाटी में सबसे अधिक है, और आपका दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और दामोदर 2 जगह हो गया क्या जी, दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी में सबसे अधिक पाया जाता है। तो 3 रूप से ये प्रमुख है, दामोदर, यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, महानदी और गोदावरी नदी घाटियों में, क्योंकि नदी घाटियों यानी नदियों द्वारा ही क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। नदी द्वारा यानी लाए गए अपरदन के निक्षेप से क्या हुआ है, आपका बोल सकते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है, इसमें क्या हो सकता है कि गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है, एक रूप से ये बोल सकते हैं क्या, परतदार भी चट्टान हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात, ये परतदार चट्टान तो है, और साथ में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, यानी गोंडवाना क्रम के चट्टानों में किन किन खनिजों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से पूछा जाता है कि गोंडवाना क्रम के चट्टानों में कौन से खनिज की विशेष अधिकता पाई जाती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो आपका खनिज होंगे, खनिज तो ज़्यादा नहीं पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो है आपका कोयला है, यानी भारत का है, बोल सकते हैं भारत का 98% कोयला, भारत का 98% कोयला यानी गोंडवाना क्रम के चट्टानों में ही क्या होता है, चट्टानों में पाए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, कि भारत का 98% जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम के चट्टानों में ही क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और भारत के जो कोयले हैं वो किस प्रकार के कोयले हैं, लिग्नाइट है, आपका बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, या लिग्नाइट है, या पीट है। तो देखिए सबसे अधिक यानी यहाँ पर जो कोयले पाए जाते हैं, ये भारत में अधिकतर यानी बिटुमिनस प्रकार के ही कोयले पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से प्रकार का, तो बिटुमिनस प्रकार का। यहाँ पर देख सकते हैं जो कोयला पाया जाएगा, ये कोयला का क्वालिटी क्या होगा, तो बिटुमिनस, जिसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, 70% के आसपास होती है। ठीक है, यानी बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, यानी सबसे सर्वोच्च किस्म का कोयला जो होता है वो आपका एंथ्रासाइट होता है, और दूसरे नंबर पे आता है आपका बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट आता है, उसके बाद पीट आता है। पीट जो सबसे खराब किस्म का कोयला होता है, उसमें यानी 30% से कम भी क्या होती है, यानी कार्बन की मात्रा होती है। तो आपको याद ये रखना है कि भारत में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में 98% जो कोयले हैं वो किस से चट्टान में अवस्थित है, यानी किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। तो भारत के 98% कोयले की जो उत्पत्ति है वो भारत के किस प्रकार की चट्टानों से पाई जाती है, तो आपके हम बोल सकते हैं कि भारत के 98% जो कोयला है ये गोंडवाना क्रम के चट्टानों से पाया जाता है, यानी गोंडवाना क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ खास करके हमको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसकी विशेषता लगभग यही है। आपको याद रखना है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है, यानी इसकी उत्पत्ति किस काल में हुई थी, तो उत्तरी कार्बोनिफेरस से लेकर सुरैजिक, ठीक है, उत्तरी कार्बोनिफेरस से लेकर यानी जुरैसिक काल के बीच में क्या हुई थी, इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, क्या बोलना है, यानी गोंडवाना क्रम के चट्टानों में सबसे पहले कि उत्तरी कार्बोनिफेरस से लेकर यानी जुरैसिक युग के बीच में क्या हुआ था, यह आपका गोंडवाना क्रम के चट्टानों का विकास हुआ। गोंडवाना क्रम के चट्टानों का जो विकास हुआ वो किसके कारण हुआ, तो नदी जो है आपका है, यानी इसका निर्माण किस प्रकार हुआ ये देख लिया जाए। तो गोंडवाना क्रम के जो चट्टान है इसका निर्माण जो होता है यानी नदी घाटियों में अधिकतर हुआ है, यानी नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से क्या हुआ है, वहाँ के आसपास के भागों में इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, नदियों द्वारा लाए गए अपरदित किए जितने भी अपरदित यानी क्या है वस्तुएं हैं, सबको लाकर एक जगह निक्षेप की थी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ आपका
गोंडवाना क्रम का चट्टान का निर्माण हुआ। तो नदी घाटी में, इसलिए विशेषकर यानी इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है, तो विशेषकर हम बोल सकते हैं इसका जो निर्माण हुआ है वो आपका नदी घाटी में हुआ है। जैसे दामोदर नदी हो गया, महानदी हो गया और गोदावरी नदी हो गया। तो यहाँ पर ये अधिकतर भाग में पाए जाते हैं, यानी खासकर यहीं पर पाए जाते हैं। दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी में अधिकतर पाए जाते हैं। कुछ भाग अवशेष है जहाँ पे कुछ कुछ अंश इनका मिलता है। सिक्किम में ताप्ती नदी के पास, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के पास, यानी असम में भी कुछ भाग पाया जाता है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे आपका चिनाब नदी है, झेलम है, तो यहाँ पर भी कुछ यानी मात्रा में ये पाए जाते हैं। और साथ में सतपुरा देखेंगे, सतपुरा के पहाड़ी के पास भी इसका विकास हुआ है। और सतपुरा के साथ साथ हम देख सकते हैं राजमहल में भी क्या हुआ है, इनके कुछ अंश पाए जाते हैं। ठीक है, राजमहल हो जाएगा, सतपुरा हो जाएगा और महानदी, गोदावरी, उसके बाद आपका दामोदर नदी घाटी, इन्हीं क्षेत्रों में क्या हुआ है, पूर्ण रूपेण से ये विकसित हुआ है। सबसे बड़ी इसकी विशेषता क्या है, सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ जो है यानी भारत के 98% कोयले की उत्पत्ति होती है गोंडवाना क्रम के चट्टानों से। ठीक है, 98% कम नहीं हुआ, लगभग मान लीजिए कोयला जो पाया जाता है हमारे पास भारत में, वो कोयला खान सब क्या है, यहीं पर अवस्थित है। यानी गोंडवाना क्रम की चट्टान से ही हमें क्या प्राप्त होता है, कोयले प्राप्त होती है। ठीक है, तो कोयला की जो प्राप्ति होती है आप देख सकते हैं, झारखंड हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, यानी कुछ भाग कर्नाटक का हो जाएगा। कर्नाटक का भी कुछ इसमें भाग आता है। और आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हल्का फुल्का ये क्या करता है, टच करता है। इधर झारखंड वाला भाग संपूर्ण रूप से आता है। झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में भी कुछ हिस्सा ये देता है, नहीं जाता है, रहने दीजिए। तो याद रहेगा आपको कौन कौन से क्षेत्र हो जाएगा, दामोदर घाटी हो जाएगा, सतपुरा हो जाएगा, कश्मीर हो जाएगा, असम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, राजमहल हो जाएगा, उसके बाद महानदी घाटी हो जाएगा, गोदावरी नदी घाटी हो जाएगा। यानी इन क्षेत्रों में क्या हुआ है, प्रमुख रूप से यानी गोंडवाना काल के कोयलों का विकास हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर अगर कोई खनिज पाए जाएंगे तो क्या होगा, तो सर्वाधिक मात्रा में खनिज जो पाया जाता है उसका नाम आपको याद रखना है। तो नाम क्या है जी, तो कोयला। क्या नाम होगा, कोयला। मिटा दीजिए इसको, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको हम मिटा दें। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे विंध्य क्रम की चट्टानें। चलिए, हम लोगों ने क्या देखा इसमें कि भाई गोंडवाना क्रम की चट्टानों की विशेषता क्या है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों की विशेषता है कि यह जो है उत्तरी यानी कार्बोनिफेरस से लेकर, यानी उत्तरी कार्बोनिफेरस से लेकर जुरैसिक युग में क्या हुई थी, इसकी उत्पत्ति हुई थी। उत्तरी कार्बोनिफेरस से, उत्तरी कार्बोनिफेरस के हम बारे में बताए थे आप लोगों को, यानी इस चैप्टर का पहला वीडियो जो है, यानी 5 नंबर जो वीडियो है ज्योग्राफी का, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, यानी जुरैसिक ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर यानी जुरैसिक जो युग है, इस युग में क्या हुई थी, यानी आपके गोंडवाना क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति हुई थी। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों की विशेषता यह है कि ये कहाँ पाई जाती है, तो नदी घाटियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बाबू, तो नदी घाटियों में पाई जाती है। जैसे आपका हो जाएगा क्या, गोदावरी नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी और महानदी घाटी। इसके साथ साथ ये कहाँ पाई जाती है, असम में पाई जाती है। असम के अलावा आपका सिक्किम में कुछ भाग पाया जाता है, कश्मीर में कुछ भाग पाया जाता है। ठीक है, ये देख लेना है आपको। और साथ में यहाँ पर जो आपका विशेष रूप से हम देख सकते हैं कि खास करके यहाँ से कौन से खनिज प्राप्त होते हैं, तो खासकर यहाँ से भारत का लगभग 98% जो कोयले हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, गोंडवाना क्रम के चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं। ये बात आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, ये एक पर क्या है, परतदार चट्टान है और इनका जो निर्माण हुआ है वो नदियों के तलछटों के जमाव से हुआ है। यह बोल सकते हैं कि अपरदित मिट्टी, यहाँ पे क्या था, कंट्रैप था ना जी, यानी नदियों के अपर्दन एवं निक्षेपण से क्या हुआ है, इनका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट जो टॉपिक रह गया है, हम इसके बारे में देख लिए हैं। आर्किन क्रम चट्टान हो गई है, धरवार क्रम चट्टान हो गई है, कुडप्पा क्रम चट्टान हो गई, गोंडवाना क्रम चट्टान हो गई, और तीसरा आपका है विंध्य क्रम की चट्टानें। ठीक है, अब देखिए विंध्य क्रम की चट्टानें जो है, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि विंध्य क्रम की चट्टान मतलब क्या होगा, तो इसका नाम ही है विंध्य क्रम, यानी विंध्य पर्वत का नाम सुने होंगे, विंध्याचल पर्वत का नाम सुने होंगे। विंध्य पर्वत का नाम जो
आता है, या विंध्य चट्टान या विंध्य क्रम की चट्टानों का जो उत्पत्ति हुआ है, इनका जो नामकरण की देखा जाए तो प्रमुख रूप से यानी विंध्याचल पर्वत जो आपके यहाँ पर पाया जाता है, सतपुरा पर्वत के बाद यानी विंध्याचल जो पर्वत पाया जाता है, इसी के अगल बगल में क्या हुआ है, ये आपका एक पतली धारी नुमा रूप में हम देख सकते हैं कि विंध्य क्रम की चट्टानों में क्या हुआ, विकास हुआ है। ये प्रमुख रूप से जो पाए जाते हैं, ये आपके राजस्थान में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और आपका कुछ भाग जो आपका ये झारखंड होते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर चिपकता है, सटता है। ठीक है, तो विंध्य पर्वत जो आपको याद रखना है कि विंध्य पर्वत की नामकरण यानी इसका नामकरण विंध्य चट्टान क्यों रखा गया, क्योंकि ये किसके आसपास इसकी उत्पत्ति हुई है, तो विंध्याचल पर्वत के आसपास ही क्या हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, विंध्य पर्वत। ठीक है, तो चलिए इसकी विशेषता यहाँ पे हम नोट करते चल रहे हैं। विंध्य पर्वत की, विंध्यन क्रम की चट्टान, क्रम की चट्टानें, विशेषताएं इनका क्या क्या हो जाएगा जी। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं इनका नामकरण यानी विंध्य पर्वत क्यों रखा गया, तो हम देख सकते हैं इनका नामकरण विंध्य पर्वत से हुआ है। ठीक है, ये क्या है, यानी विंध्य पर्वत से इनका नाम विंध्यन क्रम की चट्टान रखा गया है। इनका जो नामकरण हुआ है, इनका नामकरण विंध्य पर्वत से इनका नामकरण विंध्य पर्वत के नाम पर पड़ा है। इस तरह भी लिख सकते हैं कि नाम पर पड़ा है, ये बात याद रखना। ठीक है, दूसरी बात, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा हम ये फिगर जो है थोड़ा सा ऊपर हो गया है, ये थोड़ा हल्का नीचे होगा। ठीक है, मान लीजिए ये जो है आपका जो विशाल उत्तर का जो विशाल मैदान है, यानी उत्तर का विशाल मैदान और दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार, ये दोनों के बीच का ये क्या करता है, विभाजन का काम करता है। ठीक है, याद रखना है। दूसरी बात क्या कि आपके उत्तर यहाँ देख रहे हैं कि ये गंगा का मैदान हो गया आपका, संपूर्ण रूप से ये क्या है, गंगा का मैदान है। ठीक है, गंगा का, ब्रह्मपुत्र का और सिंधु नदी का, इधर सिंधु नदी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का ये मैदान है जी, ये समतल मैदान है। तो समतल यानी उत्तर के विशाल मैदान और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को यानी दोनों के बीच विभाजन रेखा काम करता है। ये भी पॉइंट नोट कर सकते हैं क्या कि उत्तर के विशाल मैदान और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के बीच ये क्या करता है, विभाजन रेखा काम करता है। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट यहाँ पर नोट कर सकते हैं क्या, ये उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर के विशाल मैदान एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के बीच विभाजन का काम करता है, विभाजन रेखा का काम करता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। आपको स्पष्ट रूप दिखाई दे रहा है कि उत्तर का जो विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान और जो आपका इनका दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, दोनों के बीच में ये रेड धारी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के बीच क्या करता है, यानी विभाजन का काम करता है। ठीक है, दोनों के बीच क्या करता है जी, तो ये विभाजन का काम करता है। एक बात और इसमें से याद रखना है, जो ये उत्तर का जो विशाल मैदान हो गया और दक्षिण का आपका प्रायद्वीपीय पठार हो गया, दोनों के बीच क्या कर रहा है, ये विभाजन काम कर रहा है। साथ में ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी ये लंबाई यानी काफ़ी वर्ग इसका क्षेत्रफल जो है काफ़ी बड़ा है। हम देख सकते हैं कि इसका 1,36,000 वर्ग किलोमीटर, यानी कितना, 1,36,000 वर्ग किलोमीटर में क्या है, ये लगभग फैला हुआ है। कौन, आपका जो विंध्य क्रम की चट्टानें जो है, ये इनका कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1,36,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, ये फैले हुए हैं। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए।
1,00,000 यानी विंध्य पर्वत, विंध्यन क्रम की चट्टानें, क्रम की चट्टानें 1,36,000 1,36,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितना हो जाएगा? तो ये स्पष्ट रूप से कहाँ से कहाँ तक, तो 1,36,000 वर्ग किलोमीटर तक फैले हुए हैं। बिहार के हम देख सकते हैं क्या, यानी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर, ये आपका राजस्थान है, और राजस्थान से चित्तौड़गढ़ से लेकर, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर और बिहार के कहाँ तक, सासाराम तक। ठीक है, यानी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक ये इसका क्या हुआ है, फैला हुआ है। थोड़ा सा और इधर बढ़ कर दीजिए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर यानी बिहार के सासाराम तक इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, ये भी पॉइंट यहाँ पर नोट कर लिया जाए कि ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। तो राजस्थान के यानी चित्तौड़ जिले से लेकर, यानी राजस्थान के चित्तौड़ से लेकर, चित्तौड़गढ़ से लेकर ये आपका बिहार के सासाराम तक ये इनका विस्तार हुआ है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक इनका विस्तार है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से दिख रहा है आपका पूरा भाग जो है आपका राजस्थान दिखाई दे रहा है। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर ये एमपी, मध्य प्रदेश होते हुए झारखंड होते हुए यहाँ पे कहाँ से, यूपी में भी कुछ भाग जाता है, और झारखंड होते हुए कहाँ से चलता है, बिहार के सासाराम जिले तक क्या हुआ है, इसका विस्तार हुआ है। कुछ भाग हम देख सकते हैं यहाँ आपका कर्नाटक में ही पाया जाता है, कुछ आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी ये इसका कुछ भाग यहाँ पाया जाता है। ठीक है, प्रमुख रूप से कहाँ पाया जाता है, तो प्रमुख रूप से आपका राजस्थान के चित्तौड़ जिले से लेकर, यानी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर कहाँ से कहाँ तक, यानी बिहार के सासाराम तक फैले हुए हैं। और इनकी कुल क्षेत्रफल जो है, यहाँ का कुल क्षेत्रफल 1,36,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 1,36,000 वर्ग किलोमीटर में ये स्पष्ट रूप से विंध्य क्रम की चट्टानें जो है वो फैली हुई है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना है। दूसरी बात हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, कि इनमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये भी देख लीजिए। इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो इसमें खास कर कोई खास खनिज नहीं पाया जाता है, फिर भी जो भी है उसको नोट कर लिया जाए। इसके लिए हम ट्रिक दे सकते हैं, ट्रिक याद कर लीजिएगा। यानी ऐसा चीनी है जिसमें बालू मिला हुआ है। ठीक है, चीनी कैसा है, जिसमें क्या मिला हुआ है, बालू मिला हुआ है। चीनी ये बोल सकते हैं चूना बा चीनी में, चूना बा चीनी में, या चीनी बा चूना में, कुछ भी बोल सकता है। जैसे मान लीजिए हम तो गए दुकान पर चीनी खरीदने के लिए, और चीनी और चूना, तो मान लीजिए दोनों का कलर कैसा होता है, वाइट होता है। तो मान लीजिए दुकानदार क्या कर सकता है, ऐसा तो दुकानदार करेगा नहीं, लेकिन वो गया था लड़का खरीदने के लिए, तो वहाँ पर जो चीनी लाया तो खाया तो मुँह काटने लगा। इसका मतलब उसको लगा, क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि चूना बा चीनी में। याद रखिएगा, क्या बा, चूना बा चीनी में। चीनी में क्या मिला हुआ है, चूना मिला हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है, चूना बा चीनी में, चूना बा चीनी में। अब देखिए चूना बा मतलब क्या है, इसमें कौन कौन से, यानी आप कुछ खास है नहीं, ये देख लीजिएगा। विंध्य पर्वत, विंध्य क्रम की जो चट्टान है, विंध्य क्रम की चट्टानों में जो आपके प्रमुख खनिज पाए जाते हैं वो आपका हो जाएंगे चूना पत्थर, चूना पत्थर हो जाएंगे। आप बाद से बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर हो जाएगा, और चीज से हो जाएगा चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी। बस यही कुछ खास करके क्या होता है, आपका चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, चीनी मिट्टी हो गया, ये तो आपको साइलेंट रहेगा। तो चीनी मिट्टी, बलुआ पत्थर और क्या हो जाएगा, चूना पत्थर, इन सब का निर्माण हुआ है। आप देख सकते हैं बलुआ पत्थर से ही आपका लाल किला वगैरह का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ये
बलुआ पत्थर का ही। तो इससे आपका चूना पत्थर जो आपका देख सकते हैं कि इसका उपयोग कहाँ पर होता है, तो चूना पत्थर का उपयोग बहुत सारे गृह निर्माण कार्यों में भी होता है। आप बलुआ पत्थर का भी इसका इस्तेमाल होता है। चीनी मिट्टी का बिजली के उपकरण में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा बात नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कुछ खास नहीं है, 3 ही है। ये क्या हो जाएगा, आप चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी। यानी क्वेश्चन क्या रहेगा कि विंध्य पर्वत, विंध्य क्रम की जो चट्टाने हैं, विंध्य पर्वत बराबर आ जाना नाम, तो विंध्य क्रम की चट्टानें जो है यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो विंध्य क्रम की चट्टान में जो है ये जो खनिज पाए जाएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिखिएगा कि विंध्य क्रम की चट्टानों में आपका चूना पत्थर, दूसरा बलुआ पत्थर और तीसरा हो जाएगा चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और एक हो जाएगा चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी क्या होता है, पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, क्या क्या, तो खनिज यहाँ से क्या क्या प्राप्त होंगे, एक तो आपका चूना पत्थर प्राप्त होगा, बलुआ पत्थर प्राप्त होगा और चीनी मिट्टी प्राप्त होगा। ये 3 इंपॉर्टेंट है। याद क्या रखना था आपको कि इनका नाम विंध्य क्रम की चट्टान क्यों पड़ा, क्योंकि ये विंध्य पर्वत से है, इसका नाम क्या पड़ा, विंध्य क्रम की चट्टान पड़ा। ये उत्तर के विशाल मैदान एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के बीच क्या करते हैं, विभाजन रेखा का काम करते हैं। देखिए इधर आप देखिएगा तो पूरा मैदान है, इधर देखिएगा तो पूरा पठार है, तो ये दोनों के बीच क्या करते हैं, विभाजन का काम करते हैं। ठीक है, तीसरी बात हम देखेंगे कि विंध्य क्रम की जो चट्टान है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है। तो यहाँ पर देख सकता है कि आपका जो राजस्थान है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से लेकर, यानी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से आपका बिहार के सासाराम तक जो फैला हुआ है, और इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो क्या है, यानी 1,36,000 वर्ग किलोमीटर, 1,36,000 वर्ग किलोमीटर में क्या है, ये आपका फैला हुआ है। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना था। तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो होगा दक्कन का ट्रेप बच गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए मिटा दें। इसमें क्या याद रखना था, इसमें बस यही याद रखना था क्या कि विंध्य क्रम की चट्टान। तो विंध्य क्रम की चट्टान मतलब ये इसका नाम किस नाम पे पड़ा है जी, तो विंध्य पर्वत जो है इसी के नाम पर क्या पड़ा है, विंध्य पर्वत, यानी विंध्य क्रम की चट्टान का नाम पड़ा है। ये आपके उत्तर के विशाल मैदान एवं दक्षिण के जो प्रायद्वीपीय पठार हैं दोनों के बीच कौन सा काम करते हैं, तो दोनों के बीच ये विभाजन रेखा का काम करते हैं। ठीक है, और देखा जाए तो इनका विस्तार जो है आपका राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक, यानी एक संकरे रूप में क्या हुआ है, ये फैला हुआ है। और कुल इसका जो क्षेत्रफल है आपका देख सकते हैं कि कुल क्षेत्रफल जो है आपका 1,36,000 वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ है, पूर्ण रूप में फैले हुए हैं। और यहाँ पर जो जो प्रमुख आपकी खनिज पाई जाती हैं वो आपका हो जाएगा चीनी मिट्टी हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा और बलुआ पत्थर हो जाएगा। चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, बस ये 3 नाम आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, लास्ट जो है आपका विंध्य पर्वत के बाद हम देखते हैं, तो विंध्य पर्वत के बाद आपका आता है विंध्य क्रम की चट्टान के बाद आपका आता है दक्कन ट्रैप। ठीक है, या दक्कन क्रम की चट्टानें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दक्कन क्रम की चट्टानें, जिससे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दक्कन लिख लिया इसका नाम, दक्कन क्रम की चट्टानें। अब देखिए जो दक्कन क्रम की चट्टानें हैं आपको स्पष्ट रूप से ज़्यादा तो दिखाई नहीं देगा, यही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दक्कन क्रम की जो चट्टानें हैं वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, तो ये आपका जो महाराष्ट्र का भाग दिखाई दे रहा है, ये महाराष्ट्र का भाग हो गया। ठीक है, अब महाराष्ट्र के बाद जो आप उत्तर प्रदेश गुजरात का जो मैप देखिएगा, तो गुजरात का मैप देखिएगा तो यहाँ से ये कुछ भाग आते हैं, यहाँ तक गुजरात आता है। ठीक है, तो ये आपका गुजरात में आ जाएगा कुछ भाग इतना। ठीक है, और ये भाग आ जाता है आपका मध्य प्रदेश का, ये इस तरह से आपका यानी मैपिंग है। तो ये गुजरात में आ जाता है और ये आपका मध्य प्रदेश में आ जाता है, और ये क्या होगा आपका महाराष्ट्र होगा। तो देखा जाए तो 80% जो आपका दक्कन ट्रैप है, यानी दक्कन
क्रम की जो चट्टाने हैं, दक्कन क्रम की जो चट्टाने हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? 80% भाग जो पाया जाता है वो आपके महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, यानी दक्कन क्रम की जो चट्टान है उसका 80% भाग कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। और बाकी जो आपका है वो आपका गुजरात देखिएगा, ये संकरी पट्टी के रूप में यहाँ पर भी पाया जाता है। और फिर ये आपका ये भी गुजरात का ही भाग है, ये भी गुजरात का ही भाग है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये आपका मध्य प्रदेश यानी एमपी का क्षेत्र है। तो ये 3 प्रमुख स्टेट हैं जहाँ पर क्या पाया जाता है? दक्कन के चट्टान पाया जाता है। दक्कन के चट्टान की विशेषता यह है कि भाई ये एक बोल सकते हैं कि लावा निर्मित चट्टान है। ठीक है, यानी इनका निर्माण जो हुआ है, सबसे पहले हम अगर देखें पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, तो पृथ्वी हम देखा जाए तो पृथ्वी जो थी वो स्पष्ट में पृथ्वी पे इतने आपको अभी 7 द्वीप, बड़े बड़े द्वीप दिखाई देते होंगे, छोटे छोटे 9 द्वीप दिखाई देते होंगे। आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, ये आपको दिखाई देते हैं बहुत सारे। लेकिन पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो पूरे पृथ्वी पर मात्र 2 ही क्षेत्र था। एक था जैसे हम बोल सकते हैं आपका पेंजिया, एक था आपका पेंजिया। ठीक है, और दूसरा था पैथलासा। थोड़ा सा इसके यानी बोल सकते हैं का दक्कन यानी दक्कन ट्रैप जो चट्टान है इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लें, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा फीडबैक यानी पीछे जाना पड़ेगा। तो पेंजिया यानी परिपूर्ण रूप से यानी संपूर्ण पृथ्वी पर एक भाग था स्थल का और एक भाग था जल का। तो जो पेंजिया था ये स्थलीय भाग था। ये क्या था आपका? ये स्थलीय भाग था पृथ्वी पर। ठीक है, और एक जो पैथलासा था ये आपका क्या था? जलीय भाग था। पैथलासा क्या था? ये आपका जलीय भाग था। ठीक है, जलीय भाग यानी इस मान लीजिए कि आपका क्या हो गया, ये पृथ्वी हो गया, चारों तरफ से जल से क्या हुआ था? ये आपका स्थलीय भाग हो गया, चारों तरफ से ये जल से घिरा हुआ था। इस प्रकार की हमारी पृथ्वी थी। जब ठंडी हो गई तब की बात कर रहा है, ठंडी होने के परिणाम स्वरूप। हाँ ठीक है, ठंडी होने के परिणाम स्वरूप एक जो आपका ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल रहे थे पैथलासा, यानी क्योंकि ये जल ही जल है, चारों बगल से समुद्र से घिरा हुआ था। और ये जो बीच में आपका स्थल है ये आपका स्थल था ये। ठीक है, ये स्थल था और बाकी ये जो क्या है ये आपके जल थे, ये समुद्र ही था, ये संपूर्ण समुद्र था। लेकिन बीच में क्या हुआ कि ये समुद्र के प्रवाह कारण या जल के प्रवाह कारण बीच में धारियाँ कहीं गड्ढा कहीं ऊंचावच तो होगा ही, और ऊंचावच के परिणाम स्वरूप इसमें नदियाँ बहने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप यानी बीच में धीरे धीरे क्या हो गया यानी टूटते गए, फटते गए, जिसके परिणाम स्वरूप आज अब इसमें जब ये टूटा तो 2 भागों में टूट गया। जब पेंजिया टूटा, पेंजिया का जो पेंजिया था जो स्थलीय भाग था ये कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। एक कहलाया आपका गोंडवाना लैंड, एक क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड, और एक कहलाया अंगारा लैंड। तो देखिए गोंडवाना लैंड का ही भाग है आपका भारत, जो पहले क्या था? दक्षिण अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। जो दक्षिण अफ्रीका महादेश आपको दिखाई दे रहा है ना, तो दक्षिण अफ्रीका जो महादेश है ये भारत का ये भाग जो है वो दक्षिण अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। ये आपका जो ये देखिए एक बात देख सकते हैं कि एक बात याद रखिएगा, ये जो आपको जो क्षेत्र दिखाई देता है ये स्पष्ट रूप से बोल रहा है आपको, ये जो क्षेत्र दिखाई देता है ये ऊपर का जो भाग है हिमालय पर्वत, ये तो सब तैतीस सागर था। बात थोड़ा सा समझिएगा, ये जो ऊपर का भाग है पहले यानी प्राचीन पृथ्वी अगर देखी जाए हमारी यानी प्राचीन भारत को देखा जाए तो प्राचीन भारत में ये आपके जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र नहीं था, ये विशाल मैदान वाला क्षेत्र नहीं था। ठीक है, ये बाद में इसका निर्माण हुआ है, ये काफ़ी बाद में इसका निर्माण हुआ है। पहले केवल क्या थे यानी दक्षिण जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है, जो दक्कन का जो प्रदेश दिखाई दे रहा है आपका, ये प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र यही आपका प्राचीन भारत था। ठीक है, ये सभी क्षेत्र जो है ये आपका मैदानी भाग हो गया या हिमालय हो गया, ये तो इसकी उत्पत्ति बाद में हुई है। ठीक है, यानी हिमालय की उत्पत्ति और ये आपका मैदानी भाग की उत्पत्ति ये तो बाद में हुई है। पहले हमारे ये जो भारत था यहाँ से आपका ये जो आपका पर्वतीय क्षेत्र है यानी चट्टानी जो क्षेत्र है ये सब आपके प्रायद्वीपीय पठार है, और प्रायद्वीपीय पठार ही क्या थे आपके प्राचीन भारत था। ठीक है, और ये जो भारत था वो किसके साथ जुड़ा हुआ था यानी अफ्रीका महादेश के साथ जुड़ा हुआ था। जो आपका अफ्रीका महादेश इस तरह देखिएगा आपको दिखाई देता है, ये अफ्रीका महादेश। तो अफ्रीका महादेश जो है अफ्रीका महादेश, तो अफ्रीका महादेश के साथ ही कौन जुड़ा हुआ था? ये आपका जो भारत है इसी के साथ जुड़ा हुआ था, इसी का एक भाग था।
ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि दोनों के बीच, जैसे मान लीजिए कि आपका ये भारत का ये हो गया, आपका भारत का ये भाग है, ठीक है, ये भारत का भाग हमारे लिए सपोज दैट ये भारत का क्या है, भारत, और ये मान लीजिए भारत का भाग है, और ये दोनों सटा हुआ है, ठीक है। बीच में क्या हुआ कि नदियों के प्रवाह के कारण, ये जल के प्रवाह के कारण ये धारियाँ पतली होती गई, और अंदरूनी यानी पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण, ठीक है, या प्लेटों के गति के कारण, क्योंकि हमेशा ये गति करते रहते हैं, तो पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण क्या हुआ कि बीच में दरार उत्पन्न होना शुरू हो गया। बीच में क्या हुआ, यानी जो अफ्रीका है और ये जो भारत है, ये पहले अफ्रीकी महादेश में था। भारत जो था वो क्या था, यानी अफ्रीका भूखंड का ही था, यानी गोंडवाना लैंड के तहत, यानी भारत दक्षिण अफ्रीका भी आता था और भारत भी आता था, ठीक है। गोंडवाना लैंड जो बटा था, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, उसी का हिस्सा था आपका दक्षिण अफ्रीका का भाग और भारतीय प्लेट, और जो आपका अफ्रीकी प्लेट, दोनों यानी गोंडवाना लैंड का ही भाग था। लेकिन दोनों में फिर विभाजन होता है। तो जब विभाजन हुआ ना जी, तो विभाजन हुआ तो इसके आंतरिक, जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, काफ़ी गहराई तक विभाजन हुआ होगा, पूरे अंदर तक ये जो सियाल है वो टूटे होंगे सीमा, ठीक है, टूट कर ये अलग हुए होंगे, और तब ना तैरते हैं। प्लेट इतना पतला नहीं होता है जिस पर हम लोग खाते हैं, वो प्लेट मत समझिएगा, प्लेट मतलब काफ़ी गहराई होती है इसमें। तो ये क्या हो गया कि जब अंदर से ये क्या हुआ, जब मान लीजिए ये भारत हो गया आपका, ठीक है, और ये दोनों चिपका हुआ था, क्या था, दोनों चिपका हुआ था, मान लीजिए आपस में क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था। लेकिन बीच में क्या हुआ कि ये क्या हो गया, आपस में इसमें दरार उत्पन्न हो गई, ठीक है, ये दोनों में दरार उत्पन्न हुए। जब दरार उत्पन्न हुई तो अंदर का हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग है वो काफ़ी क्या होता है, दाब और ताप का अंतरल पदार्थ होता है, और जो मैग्मा होते हैं अगर पृथ्वी के अंदर है तो वो निकलना चाहते हैं, और ज्वालामुखी उद्गार हुआ। जैसे ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इसमें से जैसे ही इसमें दरार उत्पन्न हुआ, दरार उत्पन्न होने के परिणाम स्वरूप यानी पृथ्वी के आंतरिक सतह से ये लगे मैग्मा निकलने, ठीक है, और मैग्मा निकल कर लगे क्या होने, ये चारों तरफ यानी अफ्रीका पर भी फैलने लगे और भारत में भी फैलने लगे, ठीक है। भारत पर यानी दरार उत्पन्न हुआ, देखिए दोनों के बीच क्या हुआ, दरार उत्पन्न हुआ, दोनों के बीच क्या हुआ, दरार उत्पन्न हुआ। जब दरार हुआ तो दरारी में से ये बीच वाला जो भाग है ये पहले चिपका हुआ था, जैसे फटा ये पृथ्वी का ये परत जो है क्या हुआ, फट गया। यहाँ पर जब फट गया तो इसके अंदर से मैग्मा निकलने लगा, और निकलने के परिणाम स्वरूप ये चारों तरफ क्या हो गया, ये पसर गया, और यही पसरने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये फैलने के परिणाम स्वरूप ये आपका दक्कनी भाग में जो आपका गुजरात है और महाराष्ट्र है, गुजरात और महाराष्ट्र के में हम लोग को क्या मिलता है। और जैसे आप दक्षिण अफ्रीका में ये ब्राजील वाला भाग में जाइए, सॉरी यहाँ पर जाइएगा ब्राजील वाला भाग में, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ब्राजील, सॉरी वो तो उत्तरी दक्षिण अमेरिका में है, तो यहाँ पर जाइएगा आपका मिस्र वगैरह हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा इसी प्रकार का सेम टू सेम चट्टान, यानी दक्कन ट्रैप का चट्टान यहाँ पर पाया जाता है, और दक्कन ट्रैप का चट्टान आपको भारत में पाया जाता है, ठीक है। अब ये जब टूट गया, बीच में ये देखिए दरार उत्पन्न हुआ, दरार होने के बाद यानी कुछ समय के बाद ये खिसकता गया, दोनों कुछ भाग इस पर आ गया, कुछ भाग इस पर आ गया, और ये यहाँ से तैरते हुए आपका देखिएगा भारत अभी अफ्रीका से कितना दूर चला आया है, ठीक है, बस समझ में आ गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ है, यानी दक्कन ट्रैप या बोल सकते हैं दक्कन क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति हुई है, ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, इसका उत्पत्ति हुआ है। और ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो हम देखते हैं कि जब ये ज्वालामुखी इस प्रकार से क्या होता है, देखिएगा, यानी पृथ्वी के अंदर से ये ज्वाला क्या होता है, निकलता है, और निकलने के बाद ये फैल जाता है पृथ्वी पर, ठीक है, ये फैल जाता है, ये पृथ्वी पर क्या होता है, आप लोग देखे होंगे क्रेटर जो है ये आपका क्रेटर होता है, और क्रेटर से निकलने के बाद क्या होता है, ये ज्वालामुखी जो भी उद्गार होगा ये मैग्मा होता है पृथ्वी के अंदर, ठीक है, और जो काफ़ी ताप और दाब के कारण वो क्या होता है, तरल पदार्थ में होता है, तरल अवस्था में होता है, और जैसे ही बाहर आता है ये क्या होने लगता है, धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये जमना जब शुरू होता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंदर रहता है तो इसको मैग्मा बोलते हैं, बाहर आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं, ठीक है। तो ये आग्नेय चट्टान के परिणाम स्वरूप यानी बोल सकते हैं कि एक प्रकार क्या है, बेसाल्ट चट्टान है, और ये जब जमता है तो जमने के परिणाम स्वरूप किस प्रकार चट्टान का निर्माण होता है, तो बेसाल्ट चट्टान बनती है। ये दक्कन का ट्रैप हो गया, और सीढ़ीनुमा बना है। ट्रैप क्यों इसका नाम रखा गया ट्रैप, क्योंकि ये सीढ़ीनुमा बना है। मान लीजिए कि परत दर परत नहीं इस पर आया है, कभी एक हमेशा एक ही बार उद्गार नहीं ना होगा। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर नाली बन गया, ठीक है, फिर कभी इसमें मैग्मा इकट्ठा हुए, फिर निकल गया, फिर दूसरी परत बना लिए, फिर कभी बंद हो गया, फिर कभी यहाँ से निकले तो यहाँ पर तीसरी परत बनाई, तो परतदार बनाया है। तो मान लीजिए कभी यहाँ पर निकल गया, फिर इसके ऊपर आएगा, फिर इसके ऊपर आएगा, सीढ़ीनुमा हो जाएगा ना जी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर निकला है, अभी तुरंत यहाँ पर निकला है, यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर निकलेगा, फिर यहाँ पर निकलेगा, फिर जैसे हाइट बढ़ेगा ये यानी इसका क्षेत्रफल घटेगा,
ठीक है, हाइट बढ़ेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, वो बढ़ेगा और ये कम होता जाएगा, तो सीढ़ीनुमा होता गया है, इसलिए इसको यानी ट्रैप बोला जाता है, दक्कन का ट्रैप बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा आपको कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप हुई है, यानी जब अफ्रीकी प्लेट और भारतीय प्लेट जब एक में थे उस समय क्या हुआ, दोनों के बीच दरार उत्पन्न हुई और दरार उत्पन्न होने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मैग्मा जो है वो आकर धरातल पर ये फैल गए हैं, कुछ अफ्रीका भाग में फैले हैं और कुछ यहाँ पर भी फैले हैं, तो अफ्रीकी भाग अफ्रीका में है और यहाँ पर भी कुछ भाग क्या हो गए, यहाँ पर फैल गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये छितरे हुए भाग हैं और परत दर परत यानी अलग अलग कालखंडों में यहाँ पर क्या मैग्मा का फैलाव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर सीढ़ीनुमा यानी ये चट्टान पाई जाती है। और इस चट्टान की विशेषता ये भी है कि इस चट्टान में जो है वो क्या होता है, इस चट्टान में ये बेसाल्ट प्रकार के चट्टान है और बेसाल्ट की विशेषता ये है कि बेसाल्ट जो चट्टान होते हैं उसी के विखंडन के परिणाम स्वरूप यानी काली मृदा का निर्माण होता है। आप देखिएगा महाराष्ट्र में काली मृदा का ही क्या है विस्तार हुआ है। महाराष्ट्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में अधिकतर काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी पाई जाने के कारण ही यानी महाराष्ट्र की मिट्टी को काली कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो काली मृदा है वो कपास की खेती के लिए काफी क्या उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि उसमें जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, यही आपकी विशेषता थी किसके, तो दक्कन के ट्रैप की। तो उम्मीद है कि आपको ये बात याद हो गई होगी। चलिए, तो इसकी विशेषता है उसको थोड़ा सा लिख लिया जाए, क्योंकि लिखना जरूरी भी है। सबसे पहली बात कि आप देखिएगा दक्कन ट्रैप की जो चट्टान है यानी इसका नाम दक्कन ट्रैप क्यों पड़ा और किस युग में इसका निर्माण हुआ, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। क्रिटेशियन युग के अंत में क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। क्रिटेशियन युग में इस चट्टान का निर्माण हुआ। ठीक है, क्रिटेशियन युग में इस चट्टान क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। दूसरी बात हम इसमें लिखेंगे कि यानी इसका नामकरण यानी दक्कन ट्रैप क्यों पड़ा, दक्कन यानी दक्कनी भारत का दक्षिण में है तो इसको दक्कन बोला जाता है, ट्रैप क्यों पड़ा, तो हम यहाँ पर देखेंगे। दूसरी बात लिख सकते हैं कि यह एक प्रकार का बेसाल्ट चट्टान है। बेसाल्ट चट्टान है क्योंकि इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुई है। ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुई है। देखिए, इसी बेसाल्ट के चट्टान का यानी महाराष्ट्र में काली इसी बेसाल्ट लिख सकते हैं पहले कि आपका क्या जो भी बेसाल्ट चट्टान के कारण ही बेसाल्ट चट्टान से ही महाराष्ट्र में काली मृदा का निर्माण हुआ है। जिससे हम लोग क्या कहते हैं, काली कपासी मृदा भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, काली कपासी मृदा भी कहते हैं। ठीक है, या काली कपासी
या इसको क्या बोला जाता है, रेगुर मृदा। रेगुर मृदा भी कहा जाता है, जो कपास के लिए क्या होती है, काफी उपयोगी होती है। कपास के लिए काफी उपयोगी होती है। ठीक है। तीसरा बात याद रखना है कि इसका विस्तार आपका महाराष्ट्र मुख्य रूप से महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद गुजरात हो जाएगा एवं मध्य प्रदेश राज्यों में हुआ है, बस इतना बात लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। बाकी जो हमने समझाया आपको दक्षिण अफ्रीका किस प्रकार दक्षिण अफ्रीका से भारत क्या हुआ, अलग हुआ, और जब वो उसके बीच दरार उत्पन्न हुई तो दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच जैसे ही ये अलगाव होने के लिए, यानी दो भूखंडों के बीच क्या दरार उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये मैग्मा निकले और पृथ्वी पर क्या हो गए, फैल गए और वहीं जम गए। जमने के परिणाम स्वरूप ये क्या हुआ, ये आपका बेसाल्ट चट्टान की निर्माण हुई। और इसी के टूटने फूटने से क्या हम लोग जानते हैं कि मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है, यानी पर्वतों के यानी अपक्षयन के कारण क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो इनके टूटने फूटने के परिणाम स्वरूप यानी इसके आसपास में जो भी मृदा पाई जाती है वो कैसी मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। सॉरी, जलोढ़ मृदा नहीं बल्कि आपका काली मृदा पाई जाती है। गुजरात में भी कुछ भाग यहाँ पर देखिएगा ये है, और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ की मिट्टी कुछ जो है वो क्या पाई जाती है, आपकी काली मृदा पाई जाती है। और गुजरात और आपका महाराष्ट्र यहाँ पर देखिएगा कपास की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो कपास के लिए काली मृदा काफ़ी उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि उसमें जल धारण करने की क्षमता जो होती है वो काफ़ी अधिक होती है। ठीक है। अभी लगभग हमको उम्मीद है कितना टाइम हो रहा है, हाँ तो 12 बज रहा है। ठीक है। रात में ये वीडियो बन रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बार बार बोलता हूँ कि ये मेहनत जो है आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है, और आप लोग से बस यही हमारी दरख्वास्त होगी कि भाई आप लोग कृपया करके जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड वगैरह हैं जो वास्तव में कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो उनसे बोलिए कि भाई वीडियो को आप देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वो भी दूसरे लोगों को बताएं, ताकि बस आप लोगों का यही जो सपोर्ट होता है वो हम लोगों के लिए समझे कि एक मनोबल बढ़ाने का काम होता है। और बाकी आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करते रहिए, और आपका कोई भी आपका सिलेबस हो, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी सब्जेक्ट है सबके लिए यहाँ पर व्यवस्था किया जाएगा। बस आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिए, आप लोग जितना हो सके उतना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो जो भी आप लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई दिक्कत हो रही है तो आप उसमें कमेंट कीजिए, ताकि हम उस पर विचार करें, और कहाँ पे कमी नज़र आ रही है, कहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है, ये सब बताइएगा। थोड़ा सा होता क्या है कि उसमें सुधार वगैरह किया जाएगा। ठीक है। तो आज इतना ही, और उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।